अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th की बात करेंगे और ये हमारा 26वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दो एमसीक्यूज मैंने पिछले लेक्चर में कर लिए थे, इस लेक्चर में हम तीसरे एमसीक्यू से आगे शुरू करेंगे। एमसीक्यू शुरू करते हैं जी। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। कहता है कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमने वो रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे होगा, वो भी एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके रूल्स जो हैं हमारे पास, कनकेव मिरर है उसके रूल्स हम देख लेते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है। हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। कनकेव मिरर से जो इमेज की लोकेशन है, इस फार्मूले से इमेज लोकेशन बाय मिरर फार्मूला इसके अंदर पुट करें। एफ, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर। तो पी की जगह पे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट 2f आ जाएगी। डबल ऑफ द फोकल लेंथ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इतनी दूर होता है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। जो आर होता है दैट इज द लेंथ ऑफ द कर्वेचर, कैपिटल आर। ये देखें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर बाई टू, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल डिस्टेंस पे होता है फोकल लेंथ से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू एंड आर इक्वल्स टू 2f। तो P आपके पास क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो Q आपने फाइंड करना है, एक तरफ 1f है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो Q है वो भी 2f के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज इक्वल्स टू दी कर्वेचर ऑफ रेडियस, मतलब ऑब्जेक्ट भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही, इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके पास बी बनता है तीसरे का। चौथा देख लें, चौथे में क्या कह रहा है जी। एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। पी जो है वो 14 सेंटीमीटर है और इमेज कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मिरर। क्यू जो है वो 5.8 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मिरर, मतलब इमेज से अगली तरफ, तो माइनस में आएगा। ये फ्रंट पे है और ये बैक, बिहाइंड द मिरर। 5.8 से बिहाइंड द मिरर जब ये होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं क्यू का। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो एफ आपने फाइंड करना है। फार्मूला लगा के 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद, इसी कैलकुलेशन मैंने पहले की हुई है, कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो फोकल लेंथ की वैल्यू आती है, तो ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स मिरर इट इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव में इसका आंसर आएगा 9.9 माइनस 9.9, जो कि इसमें सी ऑप्शन है फोर्थ का, ये आपके पास बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल अगली एमसीक्यूज देख लें। पांचवा, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे बेसिकली कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, इमेज डिस्टेंस पे, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है हमारे पास, वो यहाँ तो एंगल्स पे डिपेंड करता है, साइन आई ओवर साइन आर, या डिपेंड करता है स्पीड्स के ऊपर। दो तरह के रिलेशन है उसके। ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पे आपको पेज नंबर 43 पे मिलेगा। n इक्वल्स टू सी बाय वी। वी जो है वेलोसिटी इन दी, वी इन मीडियम, वेलोसिटी इनसाइड द मीडियम एंड वेलोसिटी इनसाइड आउटसाइड द मीडियम, या एयर में।
तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, जितना इसमें फ़र्क ज़्यादा होगा उतना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बड़ा होगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, जो कि बी पार्ट है, पाँचवें का बी पार्ट है। छठा देख लें, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन आ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर किस तरह का इमेज बनता है कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस ऑन आ स्क्रीन, कन्वेक्स लेंस क्या होता है जी, आपका जो कन्वेक्स लेंस वो होता है, यहाँ पे आपके पास जो कि इमेज को कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो लाइट को कन्वर्ज करता है। तो ये किस तरह का इमेज बनाता है, ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मेरे ख्याल से ये इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। इसको ज़रा देख लेते हैं। सिक्स का क्या है, विच टाइप ऑफ इमेज इज़ फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन आ स्क्रीन। तो स्क्रीन पे ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और अपराइट इमेज बनाएगा। इसकी एग्जांपल image formation by lenses, which type of image is formed convex lens on a screen, स्क्रीन के ऊपर अप राइट एंड वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये 6 का डी आएगा आपके पास। 7 देख लें जी, आपके पास विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑन ह्यूमन आईज इफ इट व्यूज आ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखता है तो किस तरह की इमेज बनाता है। यहाँ पे ह्यूमन आई वाले टॉपिक के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, जिसमें ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और क्लोज अकोमोडेशन की बात करता है। तो जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो या क्लोज ऑब्जेक्ट हो, तो 7 के अंदर जो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मतलब दूर की चीज़ तो छोटा इमेज बनता है, जितनी ज़्यादा दूर होगी उतना छोटा इमेज बनेगा। यहाँ पे आपको पेज नंबर 59 के ऊपर आपको ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और क्लोज ऑब्जेक्ट इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ बड़ा है और ये छोटा है और उल्टा है। तो मतलब इसका क्या है कि रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, दैट मीन्स के बी आएगा 7 का। ठीक है। 8वां देख लें जी, विच इमेज फाउंड बाय कैमरा इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड। कैमरा का इमेज जो है वो उल्टा बनता है, और फिर स्क्रीन जो है उसको जब हम वो करवाते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि कैमरा दूर भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा दूर भी हो सकता है। तो कन्वेक्स लेंस से जो इमेज है, जिस तरह आँख करती है ना फंक्शन, जस्ट लाइक दैट द कैमरा फंक्शंस, तो उसका भी वही इमेज बनेगा जिस तरह से आँख का बन रहा था। क्या मतलब, किस तरह का बनेगा कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। वही सारी बातें जो 7 का बी पार्ट था वो 8वें का ए पार्ट है। ठीक है। आई और जो कैमरा है वो एक ही फंक्शन, एक ही वो कैसे कहते हैं, प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद 9वां देख लें जी, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल द रे विल लाइट इन ग्लास। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ओनली होगा, और इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका होगा आपके पास बी पार्ट, 9वें का बी पार्ट, जिसमें कि रिफ्लेक्ट ओनली होगा, कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है जो यहाँ पे बात कर रहा है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर इज 48.8 डिग्रीज। दिस मीन्स दैट all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be totally reflected।
ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, तो 10 का भी आपके पास बी ही बनता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए। अभी हम रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रा डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बुक के अंदर मिलेगा। तो यहाँ मैंने निशान नहीं लगाया। अच्छा जी, रिव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रा डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 37 पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक 12.1 टॉपिक जो है उसके अंदर मिलेगा, वहाँ से आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन 1 का आंसर आपके पास 12.1 का आंसर आपके पास है पेज नंबर 37। ठीक है, ये आप लोग निशान लगाते जाएं, लिखते जाएं, आपको वहाँ से आंसर इसके मिलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 12.2 देख लें। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिलेगा। दिस इज़ द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे जितने एंगल पे रे आती है, और ये सारे एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ए एंड द नॉर्मल AON इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय। ये भी पेज नंबर 37 पे इसके आपको तीनों की डेफिनेशंस मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ, आपको पढ़ लिया हमने ये, तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ आपको पेज बता दूंगा, वहाँ पे जाके अपने आंसर इसका देख लेना है। यहाँ अगर बुक के अंदर आंसर नहीं होगा, मतलब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप होगा, तो वो मैं खुद लिखवाऊंगा। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ओके ये हो गया। स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हमें वेरीफाई करना है। दिस, ये भी आपके पास 12.1 12.3 का ही आंसर जो है, ये भी पूरा पेज नंबर 37 पे वही एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। ग्लास लें, उसमें नॉर्मल ड्रा करें, लाइट आएगी वापस जाएगी, तो ये इससे हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। रिफ्रैक्शन, अभी रिफ्लेक्शन की बात खत्म होगी, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात आ गई। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात जो है वो हमारे पास टॉपिक यहाँ पे पेज नंबर 42 के ऊपर टॉपिक है, उसमें कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बताएं पहले क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बतानी है, तो ये पेज नंबर 42 के ऊपर आपके पास ये 12.4 टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से। इसकी हमने बात करनी, पहले डेफिनेशन करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके अंदर से इसकी जो पाथ है, ये जो फिगर है, ये आप लोगों ने बनानी है, और साथ आपने इसकी डेफिनेशन कर देनी, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आपके पास यहीं पे आएंगी। The angle I made by the incident ray with the normal is called angle of incidence. The angle R made by the refracted ray with the normal is called angle of refraction. ये भी आपके पास 12.4 पेज नंबर 42 के अंदर, ये 12.5 का आंसर आपके पास पेज नंबर 42 के अंदर टॉपिक 12.4 के अंदर मौजूद है। What is meant by refractive index of a material? किसी मटीरियल का refractive index के क्या मुराद है? How would you determine the refractive index of a rectangular glass slab? refractive index वो है जो आपको बताता है कि index n is the medium is the ratio of speed of light to the air in the air and speed of light in the medium। ये आपके पास इसको कहते हैं refractive index या index of refraction। यहाँ पे
तो इसको हम अगर स्पीड हमें पता हो तो हम उससे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 43 में, 43 के लास्ट में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं 12.7 स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इनको कैसे हम कर सकते हैं। ये ग्लास क्यूब वाला, ये वाला एग्जांपल, ये स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और ये वाली फिगर बना के इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12.7 का आंसर आ गया आपके पास। पेज नंबर 43 पे। ठीक है, एक ही टॉपिक में से कितने कितने सवाल बना रहा है, तो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को वेरीफाई करें, थोड़ा सा वेरी करें, थोड़ा सा आगे पीछे स्टेटमेंट बदल दें, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही रहता है, थोड़ा सा हमें बदल के लिखना पड़ता है बस। 12.8 व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपने लिख देनी है। द एंगल ऑफ incidence that causes the refracted ray to rarer medium is called critical angle. When the angle of incidence becomes larger than the critical angle, no refraction occurs. The entire light is reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection of light। ये मैंने जब पढ़ा रहा था, आप लोगों को निशान लगवाए थे, यही निशान जो है इसका आंसर है। 12.8 का आंसर आपके पास पेज नंबर 44 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, टाइम काफ़ी हो गया है। अभी हमारे पास 25 तक ये सवाल हैं। सवाल इसके बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करने हैं और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो मतलब इसके एक्सरसाइज पे एक दिन हमारा और लग जाएगा, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल की बारी आएगी। तो बस इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।